हाय, दिस इज़ पुनीत। काफ़ी बिजी शेड्यूल होने के कारण हम लास्ट 2 मंथ से आपके सामने नहीं आ पाए थे। लेकिन स्टूडेंट की क्वेरीज हमारे पास कंटिन्यूसली आ रही थी, जो उनकी कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ क्यूरियोसिटी थी कि सर इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या ऐसा होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहली क्वेरीज आ रही थी कि बहुत से स्टूडेंट ने अपने जो क्वेश्चंस है, जो अधीनस्थ बोर्ड ने अपनी आंसर की निकाली थी इंस्ट्रक्टर की वैकेंसीज को लेके, उसको लेके रिट दायर की है कोर्ट के अंदर। तो क्या वो कोर्ट इसको कंसीडर करेगा या आंसर की दोबारा निकलेगी, क्या मेरिट लिस्ट दोबारा निकलेगी, ठीक है, क्या हो सकता है। तो इसके अंदर देखो बच्चों, जब भी हम कोर्ट केस लगाते हैं, कोई भी चीज़ लगाते हैं, तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि लास्ट 10 ईयर्स में जो पुराने एग्ज़ाम्स के अंदर इस तरह की रेट लगी है, उनका क्या रिजल्ट रहा है। मेरा पर्पस किसी को डिमोरलाइज करना नहीं है, लेकिन अगर हम रिकॉर्ड उठा के देखें लास्ट 10 ईयर्स का, तो उसमें 95% रेट खारिज हुई ही है, उनको कैंसिल आउट किया गया है, ठीक है। और इसका रीज़न ये नहीं है कि आप सही हैं या गलत हैं, उसका रीज़न ये है कि एक प्रोसीजर होता है जिसका कोर्ट भी फॉलो करता है, और कोर्ट वही मानता है जो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट होती है। आप सही है, आपने प्रूफ लगा दिया, ठीक है, लेकिन उस प्रूफ का इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? वो तो एक्सपर्ट कमेटी करेगी, और एक्सपर्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देती है। होता क्या है कि जैसे ही आप रिट लगाते हैं, एक नोटिस इशू कर दिया जाता है अधीनस्थ बोर्ड को कि इसके बारे में आपका क्या विचार है, ठीक है। उस केसेस में जो अधीनस्थ बोर्ड होता है, वो अपनी एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को कोर्ट के सामने प्रेजेंट करता है, और उसके बाद 95% केसेस में आपकी याचिका खारिज हो जाती है। ऐसा इन जनरल देखा गया है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ऐसा होता है, लेकिन कुछ केसेस के अंदर इसका बिल्कुल अपोजिट भी हुआ है। अगर हम बात करें तो कुछ केसेस हमारे पास हैं। एक है पटना हाई कोर्ट का जो डिसीज़न था, ये 2013 या 14 का AEN का एग्ज़ाम था, जिसके अंदर स्टूडेंट ने अपनी रिट लगाई थी, और उस रिट के अंदर स्टूडेंट के फेवर में डिसीज़न दिया गया था, ठीक है। बट उन्होंने कुछ काम किया था, वो आउट ऑफ बॉक्स जाके किया था। आउट ऑफ बॉक्स का मतलब कि जब इस तरह के क्वेश्चन थे, तो स्टूडेंट ने भी कम से कम 8 या 10 प्रोफेसर्स के, जो गवर्नमेंट प्रोफेसर थे, IITs, ISC बेंगलोर, उन प्रोफेसर्स की एक एक्सपर्ट रिपोर्ट उन क्वेश्चन को लेके, उनका क्या इंटरप्रिटेशन है, क्या उनकी राय है, वो भी अपने कोर्ट केस के साथ अटैच की थी, ठीक है। जज जो होते हैं वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। जज केवल रिपोर्ट के बेसिस पर आपका डिसीजन देते हैं। उस केस के अंदर जज थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, हालांकि वो कोई गवर्नमेंट की ऑथराइज्ड कमेटी नहीं थी, लेकिन फिर भी एक एकेडमिक बेसिस पर भी आंसर आपके जो डिसीजन है वो इतनी इजीली आपके अपोजिट में नहीं दिया जा सकता है। उस केसेस के अंदर जो कोर्ट था, उसने एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाने का ऑर्डर दिया गया था, और उस इंडिपेंडेंट कमेटी ने जो डिसीजन दिया था वो स्टूडेंट के फेवर में दिया था, ठीक है। तो ये कुछ काम किया है आउट ऑफ बॉक्स जाकर। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अपने यहाँ MNIT है, जो भी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं या वो अपनी कॉलेजेस हैं, आप ऐसा कीजिए कि उनके प्रोफेसर्स का भी इंटरप्रिटेशन ले लीजिए। डॉक्यूमेंटेशन बाद में भी सबमिट हो जाता है कोर्ट केस के अंदर, वो डॉक्यूमेंटेशन भी आप उसके साथ अटैच कर दीजिए। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपकी खारिज होगी, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। अगर आप सही हैं तो एक प्रकृति प्रदत्त नैतिक बल हमेशा आपके साथ होता है, ठीक है। इसलिए डरना क्या है, आपके पास ऑप्शंस भी क्या है, आपको तो कोर्ट केस में लड़ना ही है ना। तो ये चीज़ आपकी है। इसी कंसर्न में, इसी कड़ी के अंदर मैप्ट्री भी एक PIL दायर करने वाला है, जो हो सकता है आने वाले कुछ टाइम के बाद हम दायर कर दें। इसका बेसिस ये रहेगा कि आफ्टर द एग्जामिनेशन और आफ्टर द रिजल्ट, जो भी एक्सपर्ट कमेटी है, उस एक्सपर्ट कमेटी का नेम डिस्क्लोज करना चाहिए, ठीक है। अगर बोर्ड ऐसा नहीं कर सकता है किसी कारण से, तो जो उनकी रिपोर्ट है, एवल्यूशन रिपोर्ट है, जिसके बेसिस पर आपने आंसर की को डिफाइन किया है, वो एवल्यूशन रिपोर्ट को डिस्क्लोज करें, जिससे स्टूडेंट को एग्जैक्टली ये मालूम होना चाहिए किस बेसिस पे आपने ये क्वेश्चंस का आंसर रखा है, आपने इस क्वेश्चन का आंसर मानने के पीछे आपका क्या लॉजिक है। 2018 का एक हाई कोर्ट का डिसीजन है, जिसके बेसिस पर हाई कोर्ट ने ये कहा है कि अगर क्वेश्चंस ज़्यादा गलत हो रहे हैं या फिर कुछ ऐसी इरेगुलरिटीज़ पाई जाती हैं एक्सपर्ट की तरफ से, तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया जाना चाहिए। ये 2018 का हाई कोर्ट का डिसीजन है।
अब क्वेश्चन ये है कि डिसीजन तो आपने दे दिया, बट ये कौन प्रूव करेगा कि इरेगुलरिटी हुई है या नहीं हुई है ना? तो इसको लेके हम एक PIL दायर करने वाले हैं कि आप एक्सपर्ट कमेटी के नाम को डिस्क्लोज करें, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी जो एवल्यूशन रिपोर्ट्स है आप उसको डिस्क्लोज करें, जो कि स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है आगे वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है। तीसरा हमारे पास जो क्वेरीज आ रही हैं वो इंस्ट्रक्टर के एग्ज़ाम्स, या आप ये कहिए कि बहुत से स्टूडेंट आइए हैं जिनका इंस्ट्रक्टर में सिलेक्शन हुआ है, तो वो काफ़ी कंफ्यूजिंग स्टेज में है कि हम आईए ज्वाइन करें या इंस्ट्रक्टर ज्वाइन करें। ऐसे ही इंस्ट्रक्टर्स हैं, उनको भी कुछ प्रॉब्लम्स ये आ रही है कि सर क्या हमारा पे ग्रेड बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा इन फ्यूचर। तो स्टूडेंट देखो ऐसा है, अभी तो आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है, और अपना प्रोविज़न पीरियड कंप्लीट करें, और किसी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जो आईए हैं वो आईए में रहें, जो इंस्ट्रक्टर हैं वो इंस्ट्रक्टर में रहें। ठीक है। मैं इसका कोई एश्योरेंस आपको नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ऐसी इन्फॉर्मेशंस हैं कि आने वाले टाइम में हो सकता है 4-5 साल बाद आपका जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो DOIT के अंदर ही कंसीडर कर लिए जाए, उसी के अंदर मर्ज कर दिए जाए। ठीक है। आप बेसिकली आईए ही हैं जो एक अनुदेशक नाम रखकर गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकाली है। ठीक है। हो सकता है चेंजेस भी हो जाए, बट एज ऑफ नाउ जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पर हम आपको बता रहे हैं कि 4-5 साल के बाद DOIT में ही आपको मर्ज किया जा सकता है। ठीक है। और शिक्षा विभाग केवल फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी निकालने की प्लानिंग बना रहा है। ठीक है। चौथा है रिलैक्सेशन के इशू को, कि बहुत से स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि सर कुछ स्टूडेंट आंदोलन भी कर रहे हैं कि रिलैक्सेशन मिल जाएगा क्या, 40% से कम वालों का सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो बच्चों ऐसा है, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि क्या रिलैक्सेशन दिया जा सकता है और क्या रिलैक्सेशन मिलेगा। तो रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, हाँ दिया जा सकता है। ठीक है। अब ये गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कि वो देगी या नहीं देगी। सेकंड, क्या मिलेगा पता नहीं। ये सब कुछ आपके प्रोटेस्ट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। अगर आप प्रोटेस्ट जो भी कर रहे हैं किस लेवल पर कर रहे हैं, सब कुछ इस पर डिपेंड है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। अगर प्रोटेस्ट में क्वालिटी है, प्रोटेस्ट अगर हाई लेवल का है तो क्यों नहीं मिल सकता। ठीक है। और टेक्निकली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ चुकी है, तो आफ्टर फर्स्ट मेरिट लिस्ट टेक्निकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मिलना गवर्नमेंट चाहती है तो आपको डेफिनेटली मिल सकता है। मिलेगा या नहीं मिलेगा ये सब कुछ आपके प्रोटेस्ट पर है। ठीक है। चौथा है आपकी नई वैकेंसीज को लेकर। आईए की वैकेंसी अधीनस्थ बोर्ड में पहुंची गई है काफ़ी टाइम पीरियड के बाद, है ना। तो ये तो आपको इन्फॉर्मेशन मिली गई होगी डिफरेंट सोर्सों से। ये फाइल 4 से 5 महीने पहले से रेडी पड़ी थी, ये मैं आपको पहले ही बता चुका था। 7 दिन करते करते इन्होंने 5 मंथ्स निकाल दिए हैं, लेकिन फाइनली पहुंच गई है, ये अच्छी खबर है। ठीक है। प्रोग्रामर की जो वैकेंसी है, मैंने आपसे पहले ही बताया था कि एक 60-40% का रूल इन्होंने चेंज किया था अपना रूल। पहले 50-50% था रिक्रूटमेंट रूल्स, 50% आपका प्रमोशन से थे और 50% आपके न्यू रिक्रूटमेंट से थे। इस बार इन्होंने चेंज करके 60-40% किया है। ठीक है। तो 60-40% जब रूल चेंज किया है तो उसकी एक अधिसूचना जारी होती है। उस अधिसूचना को जारी करने से पहले बहुत से प्रोसीजर से आपको गुजरना पड़ता है। तो पहले ये फाइल DOP में जाती है, फिर RPSC में है, फिर आपके लॉ डिपार्टमेंट में है, लॉ डिपार्टमेंट से कैबिनेट में जाती है, वहाँ अपने CM साहब के साइन होते हैं, और उस साइन के बाद आपका एक रूल बनता है, एक अधिसूचना जारी होती है, और उसके बाद आपकी वैकेंसी निकलती है। तो फिलहाल ये फाइल आपकी लॉ डिपार्टमेंट में पहुँच चुकी है। तो लॉ डिपार्टमेंट में भी 1 महीने रहेगी, फिर आपके 1 महीने आप कैबिनेट से साइन करने में मान लीजिए 1-2 महीने और ऊपर नीचे मान लीजिए। दिसंबर से पहले तो ये वैकेंसी नहीं आ रही है। हमने भी कोशिश की थी, जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं DOIT के, तो जो उनका ऑफिशियल स्टैंड है वो ये कहते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम इस वैकेंसी को निकाल देंगे। इस फाइनेंशियल ईयर का मतलब है जनवरी-फरवरी तक इस वैकेंसी को निकाला जा सकता है। ये उनका ऑफिशियल स्टैंड है। होगा नहीं होगा तो देखते हैं, बाकी जनवरी या फरवरी में आपकी प्रोग्रामर वैकेंसी आ सकती है। ठीक है। लेकिन इसमें एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो कोई भी नहीं उठा रहा है कि 50-50% आपका रूल था, तो उसको 60-40 किया क्यों? किसने कहा था आपसे 60-40 करने के लिए? और इससे किसको प्रॉफिट है, किसको लॉस है? जो भी स्टूडेंट लैक ऑफ स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है
बाहर बैठकर, आपने तो उसकी अपॉर्चुनिटी को ख़त्म कर दिया। आपने दो एंट्री पॉइंट बना रखे, एक ऑफिशियल एंट्री पॉइंट है, एक एग्जीक्यूटिव एंट्री पॉइंट है, जिसको आप क्लरिकल या फिर जो भी आप कहना चाहें, ठीक है, वो तो आपका आईए हो गया, और एक आपका प्रोग्रामर होगा, और हर डिपार्टमेंट में ऑलमोस्ट यही होता है, ठीक है। जब आपने जब 50-50% का था तो आपने उसको 60-40% किया क्यों? इस पर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठा रहा है, क्योंकि बाहर जो स्टूडेंट होते हैं उनको ये मालूम नहीं चलता है कि क्या हो रहा है इंटरनली और क्या नहीं हो रहा है। आपने तो सामने वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी अपॉर्चुनिटी को ख़त्म कर दिया। 10 साल हो गए हैं, 2013 के बाद अभी तक प्रोग्रामर की वैकेंसी नहीं आई है, 10 साल। और 10 साल में कितनी वैकेंसी बन रही है आपकी? 141 वैकेंसीज, 141 वैकेंसीज आपकी बन रही है। मतलब 10 साल में आप केवल 141 वैकेंसी क्रिएट करवा रहे हैं। ये तो बहुत शर्म की बात है। फिर तो आप निकालिए मत ना, आइए ले लीजिए, एंट्री पॉइंट बंद कर दीजिए, 100% प्रमोशन से कर दीजिए, 100 कर दीजिए। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, डिपार्टमेंट में जो भी प्रमोशन चाहते हैं या इंटरनल जो भी हैं, उन्होंने 20% का ऑफिशियल कोटा और मांगा था। इसके अंदर जो 141 है, इसमें ये कहा था कि डिपार्टमेंटल कोटा भी होना चाहिए, हालांकि इसको खारिज कर दिया था अभी फिलहाल, तो हो सकता है इन फ्यूचर में हो जाए। मतलब आपका 60-40 भी हो, 20% ऑफिशियल कोटा भी हो, या डिपार्टमेंटल कोटा, ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट में होता है। हाँ, अब बताइए, जब सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी तो फिर आप जो लाख स्टूडेंट बाहर तैयारी कर रहा है उसका क्या मतलब है? अपने निजी स्वार्थ और केवल अपने को मिल जाए, बाकी किसी की अपॉर्चुनिटीज़ है वो सबकी ख़त्म हो जाए। अब क्या करें ऐसी मानसिकता को? और ये उनकी गलती नहीं है जो काम कर रहे हैं। आप भी डिपार्टमेंट में लग जाएंगे तो आप भी ये सोचेंगे कि सब कुछ प्रमोशन मुझे मिल जाए, बाकी की ऐसी तैसी हो जाए। अभी आपको वैकेंसी चाहिए, लेकिन जब आप लग जाओगे, जब आपको प्रमोशन चाहिएगा। हर चीज़ के अंदर एक बैलेंस होता है, उस बैलेंस को हमेशा बनाए रखना चाहिए, नहीं तो फिर वो चीज़ें बिगड़ जाती हैं। आपने पहले 60-40 का था एसीपी, आपने उसको 80-20 का कर दिया। क्यों किया आपने 80-20 का? चलिए वो मान लेते हैं कि वो एंट्री पॉइंट नहीं था। एक इनिशियली एसीपी आपको लेने थे, एक्सपर्ट्स आपको लेने थे, डिपार्टमेंट इनिशियल फेस में था तो आपने ले लिया, उसका 80-20 हो गया। वो एक समझ में आता है लॉजिक। हो सकता है आप 100-20 भी कर दीजिए, 100-0 भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रोग्रामर में 60-40 करने का क्या रीज़न था? और 20% आपने डिपार्टमेंटल कोटा की डिमांड भी की, ये ठीक है, उसको खारिज कर दिया, बट आपने डिमांड किस बेस पे की? तो ये चीज़ें हैं। अब ठीक है, जैसा भी है। थर्ड है आपका पुलिस डिपार्टमेंट। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो आपकी साइबर थाने की वैकेंसी थी, वो तो आपकी शायद उम्मीद है कि जनवरी तक वैकेंसी आ जाएगी। लेकिन एक जो फाइल सर्कुलेट हुई थी 6700 वैकेंसीज को लेकर, ठीक है, इस फाइल के बारे में हमने काफ़ी जानकारी ली थी पुलिस डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स के साथ भी। लेकिन कोई भी डिपार्टमेंट का सीनियर ऑफिसर इस फाइल के बारे में बताने को रेडी नहीं है। उनके हिसाब से इस तरह की कोई फाइल डिपार्टमेंट की तरफ से पास ऑन नहीं हुई है। लेकिन हमारे पास कंफर्म न्यूज़ है कि लास्ट 1 ईयर, लास्ट 6 मंथ पहले डिपार्टमेंट ऑफ आईटी से पुलिस डिपार्टमेंट की वार्ता चल रही थी इसी वैकेंसी को लेकर, जो हमारा बेस है। और अप्रैल 21 अप्रैल इन्होंने ये फाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजी थी और फाइनेंस डिपार्टमेंट से ये फाइल पास हुई थी 6700 वैकेंसीज की। अब इसके बाद क्या हुआ है ये किसी को पता नहीं चला है, और कोई भी सीनियर ऑफिसर इसके बारे में नहीं बता रहा है। अब क्या रीज़न है पता नहीं, ठीक है। इसका केवल यही पता चल सकता है कि या तो बजट में इसका डिस्क्लोज किया जाए, या फिर जो वैकेंसी हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोली थी इसको वर्गीकरण किया जाए। तो वर्गीकरण करोगे, अगर गवर्नमेंट की ऐसी कोई पॉलिसी है निकालने की या ऐसी कोई प्लानिंग है तो उसमें ये आपके पास आ जाएगी। बट एज ऑफ नाउ इसके बारे में कुछ भी कहना थोड़ी जल्दी है। चौथी है, कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर केवीएस का क्या हुआ। देखो बच्चों, केवीएस में ऐसा है, केवीएस की जो निकलती है वैकेंसी वो जुलाई से लेके और हमेशा अक्टूबर सितंबर तक निकल जाती है, हर 2 साल में निकालते हैं। इस बार कोरोना के कारण ऑलरेडी 4 ईयर्स हो चुके थे। अभी इनकी कमिश्नर्स की कुछ मीटिंग हुई थी, उसकी आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी, ऑफिशियल पीडीएफ भी। उसमें उन्होंने ये कहा है कि अभी हम एलडी का प्रमोशंस करेंगे। एलडी प्रमोशन होते हैं इंटरनली प्रमोशंस, उनके इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, उसके बेसिस से प्रमोशन होते हैं, और उसके बाद हम न्यू रिक्रूटमेंट निकालेंगे। तो इनके हिसाब से दिसंबर या जनवरी में वैकेंसी निकलनी चाहिए। लेकिन दूसरे सोर्स हमारे ये बताते हैं कि सर ये निकलना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि दिसंबर जनवरी में आज तक कोई वैकेंसी निकली नहीं है, और फरवरी से लेकर अप्रैल तक ये अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में बिजी होते हैं, तो अगले जून में ही वैकेंसी आने का
हो सकता है, या तो दिसंबर जनवरी में आ जाएगी, नहीं तो फिर आपकी जून और जुलाई के अंदर ही वैकेंसी जाती है। ठीक है। और चौथी है आपकी संस्कृत शिक्षा में जो अनुदेशक है वो फाइल अभी डिपार्टमेंट में ही रखी हुई है, उस पर कोई भी काम फिलहाल स्टार्ट नहीं हुआ है। बीच में इन्होंने फाइल पे काम करना स्टार्ट किया था, बट ऐसा लगता है कि ये फाइल भी अब ठंडे बस्ते में आपकी जा चुकी है। ठीक है बच्चों, तो ये हैं जो स्टूडेंट की क्वेरीज ऑन डे बेसिस पर हमारे पास आ रही थी। तो हमने सोचा कि एक बार आपके पास आकर इस सारी चीज़ों का हम जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है उस बेसिस पर आपको आपकी क्वेरीज को बता दिया जाए। ठीक है। चूँकि अब आईए की वैकेंसी डिपार्टमेंट मदीनस बोर्ड में पहुंच चुकी हैं, तो आईए के जो नए बैचेज़ हैं उनको भी हम प्लान करने का सोच रहे हैं, और प्रोग्रामर का बैच ऑलरेडी हमारा चल रहा है। तो जो भी प्रोग्रामर और आईए के नए बैचेज़ हैं उसको लेके जानकारी आपको जल्दी दे दी जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।